हेलो दोस्तों, मैं पुनीत प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेस में। दोस्तों ये हिंदी के पार्ट नंबर 2 है, मतलब कि पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा हिंदी के, वहां से जाकर आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा जो कि पार्ट 1 है। ये पार्ट 2 है, तो जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे भी इसमें मैं रिवीजन कराऊंगा तो पहली वीडियो देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं, ये आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। साथ साथ इसके सघोष अघोष भी सीखेंगे। तो सबसे पहले अल्प प्राण और महाप्राण को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्राण होता है ये क्या होता है। जब हम कोई भी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, बाहर आती है जो ध्वनि, उसी को हम वायु को वो प्राण कहते हैं। ठीक है, तो प्राण हमारा दो प्रकार का हो सकता है। तो पहला प्राण वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण इसको क्यों बोलते हैं तो मैं आपको बता दूं, अल्प मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, मतलब कि थोड़ा आवाज़ निकले, कम मात्रा में आवाज़ निकले। जो वर्ण को बोलेंगे उसमें कम आवाज़ निकलेगा, कम मात्रा में आवाज़ निकलेगा, उसको बोलेंगे अल्प प्राण। ठीक है, और जो जिसको बोलने में ज़्यादा मात्रा में वायु निकलेगा उसको बोलेंगे महाप्राण। ठीक है, जिसको बोलने में कम हवा निकले मुंह से उसको बोलेंगे अल्प प्राण, ज़्यादा हवा निकलेगी मुंह से, ज़्यादा वायु निकलेगा तो महाप्राण। समझ में आ गया बात। चलिए आगे अब देखते हैं कि अल्प प्राण कौन कौन सा होता है। उससे पहले मैं आपको किसी एक चीज़, जैसे कि इस ग्राफ से आपको मुलाकात करा दूं। आपने इस ग्राफ को पार्ट 1 में देखा होगा, पार्ट 1 नहीं देखे तो इसीलिए बोल रहा हूं देखने के लिए। चलिए इसमें आपको समझा रहा हूं कि कौन कौन से आपका हो जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि अल्प प्राण पहले मैं बता रहा हूँ जिसमें कम ध्वनियाँ निकलती है मुंह से, जल्दी से बोल पाएंगे। ठीक है, देखिए जो इस पर एक लिखा है ये 1, इसको ध्यान देना है इस बात पे। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 1 इसके लिए है, इस लाइन के लिए है। ठीक है, 2 इस लाइन के लिए है। ठीक है, ऐसे सीधा सीधा है, और 3 इसके लिए है, और 4 इसके लिए, 5 जो बचा है वो इसके लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। चलिए तो अब बात आती है कि ध्वनियाँ कम निकले तो देखिए प्रत्येक वर्ग का, जैसे कि ये एक वर्ग है तो इस वर्ग का सभी, मतलब कि पहला हो गया, तीसरा, ठीक है ध्यान से समझिएगा, पहला तीसरा और पांचवा। ठीक है, इनको जब आप बोलेंगे तो कम ध्वनि निकलती है। जैसे कि क जल्दी से बोल दिए, ग जल्दी से बोल दिए, अंग जल्दी से बोल दिए, कम ध्वनि निकली। अब ख बोलेंगे ख तो देखिए पूरा आवाज़ लग रहा है कि निकल जाएगा, खखार के बोल देंगे। देखिए ख तो पूरा आवाज़ निकल रहा है तो ये महाप्राण में आ जाता है। ठीक है, और अंग महाप्राण में और घ महाप्राण में आ जाता है। तो जिसमें कम ध्वनि का उच्चारण होता है वो अल्प प्राण होता है। जैसे कि यहाँ पे पहला दिखाई दे रहा होगा आपको, और तीसरा और पांचवा वर्ग, मतलब कि पहला तीसरा पांचवा। तो पहला वर्ग में को आएगा, चो आएगा, टो आएगा, तो आएगा और पो आएगा। ठीक है, तीसरा में ग, ज और ड, द, ब, और अंग, पांचवाला में अंग, य, अड़, न, म, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं अल्प प्राण। तथा इनके साथ साथ और भी होते हैं, जैसे कि हो गए य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व, यानी कि सभी अंतस्थ व्यंजन। आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको मैंने बताया अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होते हैं। ठीक है, तो ये भी आ जाता है अल्प प्राण में ही। तो समझ में आ गया होगा कि आपका पहला तीसरा पांचवा वर्ण, मतलब कि क, च, ट, त, प ऐसे, और तीसरा में का और पांचवा में का सब, और य, र, ल, व, ये सभी अल्प प्राण है जिसमें कम ध्वनि निकलती है मुंह से उच्चारण करते समय। चलिए अब बात करते हैं महाप्राण की। इसी ग्राफ में महाप्राण समझेंगे। देखिए अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा था। ठीक है, अब महाप्राण में देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो महाप्राण में जो बचता है, जैसे कि दूसरा और चौथा बचता है, तो दूसरा वर्ग का ये पूरा, ठीक है, और चौथा वर्ग का ये पूरा, मतलब कि चौथा पे में घ, झ, ढ,
ध भ ये, और ख छ ठ ठ अब फ ये इतना महाप्राण होते हैं, मतलब कि इनको बोलेंगे तो ज़्यादा ध्वनि निकलेगी आपके मुंह से। चलिए अब इसके साथ साथ क्या आता है, यानी कि वर्ग के दूसरे चौथावा वर्ण, ठीक है, चौथावा वर्ग हो गया। इसके साथ साथ आपका आता है ऊष्म व्यंजन। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है। ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे सभी ऊष्म व्यंजन, जैसे कि तलाबी स, पेटफरुआ स, डांटी स और ह, ये चारों आ जाएंगे महाप्राण में। मतलब कि ऊष्म व्यंजन जिसको बोलने में मुंह से हवा निकलता है गर्म, तो उसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तो ये चारों आ जाएंगे और दूसरा चौथा वर्ग आ जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं महाप्राण। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नहीं भूलेंगे। एक बार और झलक दिखा दूँ आपको। देखिए इसको बोलते हैं पहलका वर्ग, मतलब कि ये पूरा हो गया पहिलका वर्ग, दूसरा का वर्ग ये, तीसरा का वर्ग पूरा, चौथा वर्ग पूरा, पांचवा वर्ग पूरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं सघोष और अघोष की। चिंता मत करिए, मैं वीडियो जैसे ये समझा लूँगा सघोष अघोष, तो एक बार आपको पूरा रिवाइज करा दूंगा, जितना पार्ट 1 का है पार्ट 2 का है, तो वीडियो के अंत तक बस बने रहिएगा आप। चलिए सघोष की बात करते हैं। देखिए सघोष अघोष कैसे, जो कि हमारा स्वर तंत्रिया होती है, जो कि हम बोलते हैं तो कंपन से जो आवाज़ निकलती है, ठीक है, बोलते समय जो कंपन होता है, तो देखिए स्वर तंत्रिया से होता है, जैसे कि स्वर तंत्रिया, ठीक है, स्वर तंत्रिया से हमारा कंपन होकर आवाज़ निकलता है गला से। तो देखिए ये 2 प्रकार के होता है, जैसे कि घोष भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, घोष या फिर इसी को बोलते हैं सघोष। घोष सघोष दोनों एक ही है, ठीक है। दूसरा टाइप आता है आपका अघोष, ठीक है, जिसमें कंपन नहीं होता है, उसको अघोष बोलते हैं, ठीक है, अघोष। और एक होता है घोष या सघोष, दोनों एक ही है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग घोष या सघोष को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सघोष, ठीक है, सघोष को हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे कि हम लोग क वर्ग का पढ़े थे, पहला तीसरा ऐसे पढ़े थे ना, तो उसी में चलिए आप समझा देता हूँ, उसी में आपको, इसी में आपको ये भी समझ में आ जाएगा बहुत बेहतर तरीक़ा से। चलिए देखिए सघोष निकालने के लिए जो ये 3 वर्ग है, मतलब तीसरा वर्ग है, ठीक, तीसरा वर्ग से सभी, ये इतना जो वर्ग है, तीसरा चौथा पांचवा, ये तीनों मिलाकर क्या होता है, तो सघोष होता है, मतलब कि घोष होता है। ये तीनों मतलब कि मतलब कि पूरा इतना दूर में जितना लिखा है, तीसरा चौथा पांचवा, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सघोष। इसके साथ साथ सभी अंतस्थ व्यंजन और एक ह। नहीं समझ में आया, ये पूरा समझ में आ गया होगा। तीसरा चौथा पांचवा का पूरा मतलब ये सब, और इसके साथ साथ आपका आ जाएगा य, र, ल, व और ह भी आएगा इसमें, ठीक है। ऊष्म व्यंजन का बस एक ह आता है जो कि सघोष होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग और य, र, ल, व, ह भी आएगा इसमें, जो कि सघोष होता है। चलिए अब बात करते हैं अघोष का। जैसे कि सघोष था हमारा 3, 4, 5, तो जो बचता है वो अघोष होगा, आपको पता ही होना चाहिए। तो ये दोनों 1, 2 आता है जो अघोष होता है, ठीक है। एक वर्ग का मतलब ये पूरा और ये पूरा, सीधे सीधी बात हो रही है, ठीक है। क वर्ग बोलेंगे तब ऐसा होता है, ठीक है। क वर्ग नहीं बोल रहे हैं, मैं फर्स्ट वर्ग बोल रहा हूँ, दूसरा वर्ग बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे सीधा लंबा लंबा, मतलब क्या आएगा, क, च, ट, त, प और ख, छ, ठ, थ, फ, ठीक है, ऐसे आएगा। तो ये होता है अघोष। अघोष में जिसका कंपन नहीं होता, बोलते समय आपका गर्दन घनघनाएगा नहीं, अंदर से घनघनाहट आवाज़ नहीं आती है। इसमें आ जाएगा आपका पहला दूसरा वर्ग, ठीक है, पहला दूसरा वर्ग आ जाएगा। और साथ साथ जो हमारा ऊष्म व्यंजन होता है, जो कि स होता है तीनों, जैसे कि तलाबी स था, पेटफरुआ स और डांटी स, ये तीनों होता है। क्योंकि ह तो चला गया था सघोष में, ह इसमें से निकल के सघोष में चला गया था, तो बस इसमें ये 3 ही होता है, पहला दूसरा वर्ग और तीनों स, याद रखेंगे, ये अघोष होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इससे
अघोष सघोष महाप्राण हो गया सब। तो चलिए मैं एक कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहा हूँ आपको, जो जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, जो य होता है, य और व, इन दोनों को क्या बोलते हैं? तो अर्ध स्वर बोलते हैं। ठीक है, अर्ध स्वर बोलते हैं। इस बात को कॉपी पे नोट करिए, य और व को अर्ध स्वर बोलते हैं। ठीक है, च वर्ग मतलब कि च छ ज झ इ, तो च वर्ग को क्या बोलते हैं? तो स्पर्श संघर्षी बोलते हैं, क्योंकि ये बोलते समय जो हमारा आवाज़ है वो चारों तरफ से स्पर्श करके, संघर्ष करके बाहर निकलता है। ठीक है, स्पर्श संघर्षी। अब आता है लुंठित। तो लुंठित क्या होता है? लुंठित एक ही होता है र। ठीक है, लुंठित र, कॉपी पर नोट करते चलिए। लुंठित हो गया। चलिए अब बात आता है, लुंठित के बाद आता है पार्श्विक, मतलब कि पार्श्विक। पार्श्विक क्या होता है? तो ल होता है। ठीक, पाल, पार्श्विक। ठीक है, उत्क्षिप्त की बात करें, उत्क्षिप्त जिसको बोलने में उतार चढ़ाव होता है उसको उत्क्षिप्त बोलते हैं। इसमें आता है ड और एक आता है बिंदी नीचे रहेगा ढ, इसको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। इन दोनों को द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए, उत्क्षिप्त हो गया, पार्श्विक हो गया, लुंठित र, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी और य व को अर्ध स्वर बोलते हैं। चलिए, इस सेशन को यहीं तक समाप्ति था। अब हम पीछे का रिवाइज करते हैं। तो पीछे की रिवाइज के लिए मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ रिवीजन, ताकि आप पीछे अगर नहीं ध्यान दिए होंगे तो आप यहाँ से कवर कर पाएंगे। चलिए, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वर्णमाला, तो वर्ण हमारा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो वर्ण दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। उच्चारण की दृष्टि से एक प्लुत स्वर भी आता है जिसमें ज़्यादा समय लगता था। ठीक, अब देखिए, ह्रस्व स्वर में 4 आता था, अ ई उ री, जिसको मूल स्वर भी बोलते थे। ठीक, दीर्घ स्वर में इसको छोड़कर चारों को, इसमें 7 आता था, तभी ना 7 और 4 मिलाकर 11 स्वर होते हैं। ठीक, और व्यंजन 41 होता है और वर्ण 52 होता है। ठीक है, वर्ण 52, 41 व्यंजन और स्वर 11। दीर्घ स्वर में आपका क्या क्या आता है? तो बड़ा बड़ा चीज़ आता है, जैसे कि आ, बड़ा ई, ऊ, मतलब कि बड़ा ऊ होता है, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, अब बात आती है व्यंजन की। तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन में क से लेकर प तक के, मतलब क ख ग घ, प से मतलब कि दोनों और इसके पीछे वाला भी, और ढ ढ, जो ढ ढ़ है इसको भी साथ में लेते हैं, मतलब कि 25 हो गया क से लेकर वो वर्ग, और 2 ढ ढ़ मतलब कि 27 हो गया स्पर्श व्यंजन। ठीक, अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व, मैंने अभी बताया। उष्म व्यंजन, जिसको बोलते समय मुंह से गर्म हवा निकलता है, उष्म निकलता है, उष्मा, तो स हो जाएगा, तीनों स और एक ह होता है, तो ये भी 4 होता है। आगत बोलते हैं जिसको ज और फ के आगे एक बिंदी लगा होता है, तो ये 2 होता है आगत शब्द। ठीक है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जो कि 2 वर्गों के मिल के बना होता है। क स से छ बनता है, त र से त्र बनता है, ज्ञ अंग से ज और य से ज्ञ बनता है, स और र से स्र बनता है। ये भी 4 होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। स्वरों की संख्या की बात करें तो स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 41, तो वर्णों की संख्या हो जाएगी 52। चलिए, नोट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसको उत्क्षिप्त बोलते हैं, मैंने अभी बताया। ज और फ, जो कि यहाँ पे था आगत बोलते थे, इसको विदेशी भी बोलते हैं। ये विदेशी है क्योंकि ज लिखकर इसके आगे एक बिंदी लगा है और फ लिख के आगे एक बिंदी लगा है। चलिए, नेक्स्ट आता है रिवाइज में हिंदी वर्णमाला का। देखिए, अब स्वर किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए यहीं पर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध मतलब रुकावट के तथा बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था। देखिए, अब हास्य स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, कम समय लगता है तो उसको हास्य स्वर बोलते हैं। ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में हास्य स्वरों से अधिक समय लगता है उसको दीर्घ बोलते हैं। प्लुत में दोनों सबसे ज़्यादा लगता है, जैसे बोलते हैं अरे, सुनो, ऐसे बोलते हैं ना, जोर जोर से चिल्लाते हैं। जितना भी एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला जो होता है वर्ड, वो आता है प्लुत स्वर में। चलिए,
अब बात आता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, मतलब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर इस चारों को बोलते हैं, इसको मूल स्वर भी इसी को बोलते हैं। जिसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं उसी को मूल स्वर भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर मतलब कि बड़ा बड़ा आने वाला, जैसे कि आ हो गया जो दो से बना होता है, जैसे अ प्लस अ मिलकर आ बना है तो दो से बना हुआ है। ई बना है तो ई और ई दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा ई बनेगा। ऊ बना है तो दोनों छोटा छोटा ऊ को जोड़ेंगे तो बड़ा होगा। ऐसे ही जो दो से बना हो दीर्घ स्वर होता है। चलिए नेक्स्ट आता है आगत स्वर। तो आगत स्वर आ को बोलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगत स्वर आ को बोलते हैं। अग्र स्वर देखिए ई और ए को अग्र स्वर बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अर्घ स्वर ई और दोनों ए। मध्य स्वर मतलब अ, ठीक है, शुरुआती हो जाता है। मध्य स्वर अ को। पक्ष स्वर है आ उ बनाऊं ओ आओ और आ होता है, ये पश्च स्वर होते हैं। संवृत स्वर की बात करें तो बड़ा ई और बड़ा उ होता है संवृत स्वर। आप इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा। चलिए अर्धवृत संवृत की बात करें, इसमें छोटा ई और छोटा ऊ आता है। विवृत की बात करें तो आ आए आओ आता है, ठीक है। अर्धवृत की बात करें तो ए मतलब कि ए अ ओ आ आता है, ठीक है। आ मतलब आगत है, ये आ। व्यंजनों की संख्या 41 मैंने बताया। 41 स्पष्ट व्यंजनों के 25 और 2 होता है जो आगत वाला होता है, मतलब कि विदेशी, तो वो 2 जोड़ देते हैं तो 27 हो जाता है। अंतस्थ 4 बताया मैंने। अंतस्थ में य ल व, उष्म में तीनों स और एक ह। चलिए नेक्स्ट आता है आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है, मैंने पहले ही बताया था। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 जो कि 2 शब्दों से बना होता है, जैसे कि छ त्र ज्ञ था वो। क वर्ग मतलब कि देखिए क वर्ग मतलब कि क से अंग तक 5। च वर्ग मतलब कि च से य तक 5। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, समझ में आ रहा है ना। और ये 5 हो गया, इसमें दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये 7 हो जाता है, मतलब कि 5 और ये दोनों 7 ट वर्ग के। त वर्ग में 9 तक, प वर्ग में म तक, ये पांचों मिला के 25 हो जाते हैं। ये 7 है, इसमें से ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 27 हो जाता है, ठीक है। इसी को उसमें बताया गया है। अंतस्थ व्यंजन को बोले तो य र ल व, अंतस्थ व्यंजन। अर्ध स्वर य व होता है। लुंठित र, पार्श्विक ल, मैंने बताया है। चलिए उष्म संघर्षी, जिसको बोलने में उष्मा निकलती है मुंह से, गर्म हवा निकलता है, तो स और ह। उत्क्षिप्त की बात करें तो ढ है, दोनों है, ठीक है। अघोष की बात करें जो मैंने अभी बताया, अभी पढ़ाया। अघोष व्यंजन क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ स तीनों स, मैंने बताया था कि ह निकल के सघोष में चला जाता है। देखिए यहाँ से सघोष वाला में ह आ गया है इन लोगों में से। चलिए अब बात है सघोष में देखें तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम, मतलब तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, जो मैंने बताया था। अब बात आती है कि ढ ज ज य र ल व और ह, मतलब कि सभी स्वर सघोष है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि जितना भी स्वर होता है सब सघोष होते हैं, ठीक। चलिए अब बात करें अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग में प्रथम तृतीय और पंचम, मैंने बताया था पहला तीसरा और पांचवा होता है अल्प प्राण, जिसमें कम ध्वनि निकलती है। और अंतस्थ मतलब य र ल व। चलिए अब बात करते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा, इसके साथ साथ उष्म व्यंजन, मतलब कि तीनों स और एक ह, ये भी आता है महाप्राण में। इसमें नया चीज ये है कि नसक के व्यंजन क्या होता है, जो लास्ट में हम लोग आता है, जैसे कि क ख ग घ अंग पे जाते हैं, च छ ज झ इ पे जाते हैं, तो जो लास्ट होता है पांचवा वर्ग उसी को बोलते हैं नासिक्य, समझे आप। चलिए कंठ वर्ग मतलब कि कंठ से बोला जाता है, तो क वर्ग कंठ से, क से क से कंठ से बोलते हैं। चलिए क वर्ग कंठ से बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52। आपको पता ही है कि हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। अब बात आती है छ की, छतरी वाला छ की। तो क और स से मिलकर बना होता है, मैंने पहले ही बताया था। अब बोल रहा है कि कौन सा वर्ण का उच्चारण दृष्टि से दंत नहीं है, तो दंत ट नहीं है, ट मूर्धन्य, मतलब जीभ ऐंठा जाती है बोलने में। क वर्ग का उच्चारण कंठ से है, ये पता ही आपको। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो उसे वर्ण कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास में ही। चलिए अब आता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11। पागल हो गया हूँ बता के, आपको समझ में आ गया होगा। कंठ ध्वनियाँ क ख ग घ ऐसे अंग तक। ए और ए को क्या कहते हैं, कंठ तालाब, मतलब कि कंठ और तालाब दोनों से मिलकर बनता है। नहीं समझ में आ रहा है, भूल गए तो देखिए ए था तो ए बन रहा था ना, अ
धन ई से ए बनता है, तो ये होता है कंठ से, ये होता है तालव्य से, तो कंठ तालु मिलकर कंठ तालव्य बनते हैं। ठीक है, चलिए ये आ गया अयोगवाह। अयोगवाह को अंग अह बोलते हैं, जो कि कब से आप कंफ्यूज थे, कब से आप समझ नहीं पा रहे थे कि अंग अह को क्यों अलग कर दिया गया है। ठीक, तो यही इसी के कारण मैंने पहले ही बताया था आपको कि अयोगवाह एक होता है वर्ण, इसको अंग अह लिया जाता है। ठीक है, और ये अह को विसर्ग भी बोला जाता है। ठीक, ये बिंदी बिंदी लगा है इसलिए इसको विसर्ग बोला जाता है। चलिए अब बात आती है अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष स है और एक ये महाप्राण भी है। ठीक है, हिंदी की स ध्वनियाँ तालव्य मतलब अघोष महाप्राण भी है। यह और अलावा किस प्रकार के अंतस्थ व्यंजन है ये मैंने बताया है। चलिए अब बात करते हैं तालव्य व्यंजन की। तो तालु से कौन कौन बोलता है, तो तालु चालू मतलब च वर्ग के सभी, और इसमें एक स भी आता है और य भी आता है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको इसको याद रखना है। मूर्धन्य व्यंजन की बात करें तो ट वर्ग के सभी, और इसमें ढ स दोनों आता है, मैंने साइड में लिखकर बताया था फर्स्ट टाइम। दंत व्यंजन मैंने दांत से, द से त से आ जाएगा न तक। ओठ से बोलने में पफ पफ बोलेंगे तो ओठ से गोला बनता है ओठ का, और ओठ आपस में टच होते हैं, दूर होते हैं, खुलता है बंद होता है, तो ओठ। चलिए दंतोष्ठ में वो आ जाएगा दंत ओष्ठ, मतलब दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर जो वर्ड बोला जाता है, जो वर्ण बोला जाता है उसको वह बोलते हैं। ठीक है, उसको दंतोष्ठ। स्वर तंत्रीय बोले तो ह एक है जो स्वर तंत्रीय व्यंजन है, आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है, अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिस मिलेगी, तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो कि इसका टेस्ट सीरीज होगा। अगर आपने दोनों वीडियो देखा है तो टेस्ट सीरीज में जितना क्वेश्चन आएगा सब फुल में फुल नंबर आएगा आपको, इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं गया है, इसमें सब टॉपिक को कवर किया गया है। तो आप टेस्ट को बहुत ही रिलैक्स होकर दीजिएगा। अगली वीडियो टेस्ट का ही होगा, उसमें आपका टेस्ट आएगा, इतना जितना पढ़े हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को, जो कि मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें से एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से आएगा तो उसी में से आएगा, आगे मतलब कि इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात का गारंटी है। वर्णमाला में इसी से क्वेश्चन उठेगा। अगर आप नोट्स बनाए हैं, कॉपी पर सब लिखे हैं, तब तो बहुत बेहतर है, नहीं तो फिर से एक बार इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको एक एक बात याद आ जाए। टेस्ट देने में आप रिलैक्स होकर टेस्ट दीजिएगा, सोच समझ कर टेस्ट दीजिएगा, ताकि आप नंबर को ज़्यादा स्कोर पाए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप कितने नंबर, कितने क्वेश्चन में कितना नंबर सही कर पाए, ताकि मुझे लगे कि जितना मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।